Welcome to South City PCMB. I am your biology mentor and I am going to teach you biology. तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपने टर्म फर्स्ट अभी रिसेंटली पास किया है या अभी आप एग्जाम दे करके आए होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के एग्जाम हो गए होंगे और कुछ देने वाले होंगे और आप टर्म सेकंड की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक होती हैं। कोई भी टीचर आपको शब्द तक पहले नहीं बताएगा, पहले वो लेटर्स बताता है। क्यों? क्योंकि जब आप ABCD नहीं जानोगे तो आप एप्पल कैसे जान पाओगे, आप बैट कैसे जान पाओगे, आप कैट कैसे जान पाओगे। इसीलिए शब्दों के ज्ञान से पहले अक्षरों का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसीलिए टर्म सेकंड में जो आपके चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ऑर्गन्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको बॉडी पढ़नी है, उससे पहले सबसे छोटे से स्तर पे हम शुरू करेंगे सेल से, क्योंकि पहला चैप्टर ही आपको बताता है कि हमें छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, हमें सबसे नीचे से शुरुआत करनी चाहिए, हमें बेस से शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऐसा कहा गया है। मैम कौन सा सेल? ड्यूरासेल बैटरी वाला सेल? नहीं, हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल होते हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल होते हैं, वो डेड भी हो सकते हैं, वो लिविंग भी हो सकते हैं, पर वो किसी ऑर्गेनिज्म वाले सेल की बात हो रही है। वो जो बैटरी वाले सेल होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाते हैं। जैसे हमने किसी भी टॉय में सेल लगा लिया तो वो चलने लगता है। उसी तरह से भगवान ने सभी ऑर्गेनिज्म में भी सेल डाल रखी हैं जिससे वो चलते हैं, जिससे वो काम करते हैं। तो उसी सेल के बारे में जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, जो उनका सारा फंक्शन परफॉर्म करती हैं किसी भी बॉडी का, उनके स्ट्रक्चर को बनाती हैं, उसी सेल की हम आज बात करने जा रहे हैं। तो मैम सेल होती क्या है? सेल कहाँ से आई? सेल कैसे आई? सेल जो होती है, सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा शुरुआत से मैं बता देती हूँ। सेल इज द, जैसा कि मैंने कहा, सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका मतलब यही वो लेटर है जिससे हमें शब्द बनाना है, जिससे हमें सेंटेंस बनाना है और जिससे हमें पूरा पैराग्राफ बनाना है। यही वो सेल जो होती है वो एक ऐसी ईंट होती है जिससे हमें पूरा दीवार बनानी है, जिससे हमें एक कमरा बनाना है और उस कमरे से एक बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनानी है। उसी तरह से सेल जो होती है हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऐसा काम करती है कि उस ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, उस ऑर्गेनिज्म के हर काम करती है, ठीक है। तो ये होती है सेल। सेल की दो डेफिनेशन हम जानते हैं। सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है वो स्ट्रक्चर भी बनाती हैं और वो पूरा फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। इसके अलग अलग तरह के शेप भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्यूरासेल बैटरी वाले, जैसे कि हम बैटरी में भी देखते हैं, एक पतला वाला सेल आता है, एक मोटा वाला सेल आता है, एक बटन सेल होती हैं, मरकरी सेल, अलग अलग तरीके की सेल होती हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी फंक्शन परफॉर्म करने वाली स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। ब्लड सेल्स अलग होती हैं, मसल सेल अलग होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल जो हमारी बॉडी की होती है, नर्व सेल, अलग होती हैं। इसके बाद में पूरे जो बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में आपको बताना चाहूँगी कि सबसे लार्जेस्ट सेल जो हम जानते हैं वो होती है ऑस्ट्रिच एग, और जो सबसे छोटी सेल होती है वो होती है हमारी माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं। अब हमारी बात आती है ह्यूमन बॉडी की, जो सब जानते हैं, जिसके बारे में सब जानना भी चाहते हैं, जो नहीं जानते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी सेल होती है वो होती है हमारी स्पर्म सेल, और जो सबसे बड़ी सेल होती है वो हमारी होती है एग सेल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सेल के बारे में। अब आगे हम चलते हैं, सेल कैसी दिखती हैं, सेल कैसी होती हैं। तो सेल कुछ ऐसी होती हैं। इनका सर्कुलर शेप होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ फ्लूइड होता है। बाहर की आउटलाइन, आउटर मेम्ब्रेन को सेल की हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर आपकी भाषा में या सरल भाषा में हम कहें तो फिर इसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। अंदर के लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो अंदर का जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको हम लोग एकदम सेंटर पर देखते हैं, डेंस पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि पूरे बॉडी के
जितने भी फंक्शन हैं उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इसके पास होता है। जैसे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो जिलाधिकारी होता है वो सारी समस्याएं और सभी चीज़ें के सभी डिपार्टमेंट को संभालता है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसका सबको कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट होता है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये जो फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये लिविंग फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर। इसके बाद में सेल क्या एक ही होती हैं या एक से ज़्यादा होती हैं? किसमें कितनी होती हैं, किसमें नहीं होती हैं? क्या कोई सेल के बिना भी होता है? एवरी बॉडी या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जितनी भी लिविंग बॉडी हम देखते हैं, हमने अभी तक देखी हैं, सब सेल से बनी है। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ एक सेल से बनी होती हैं, कुछ 1000 सेल से बनी होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी कैन डिफ्रेंशिएट या वी कैन डिवाइड द टाइप ऑफ सेल इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट यानी कि जो एक सेल से बनी होती है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ये सब हैं एक सेल वाले। इसके बाद जो एक से ज़्यादा यानी कि मिलियंस ऑफ सेल या मोर देन 1 सेल जो बने होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर सेल्स। जैसे कि हम खुद, हमारी हार्ट में कितनी सेल्स हैं हमें भी नहीं पता, आँख में कितनी सेल्स हैं हमें भी नहीं पता, पूरी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं पर कोई गिन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पता ही अनगिनत सेलों से हम बने हुए हैं। इसका मतलब अगर हम सरल भाषा में कहें तो मोर देन 1 सेल से ह्यूमन बॉडी बनी होती है। उन बॉडीज को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब वो एक से ज़्यादा सेल से वो बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्री इतना बड़ा, इतनी सेल से बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं, डॉग, कैट, बफेलो, एग्जाम्पल बहुत सारे चीज़ें, जो जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा सेल्स, उतनी ज़्यादा उसके अलग अलग फंक्शंस उसमें देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जिसमें ज़्यादा सेल्स होती हैं उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। हार्ट की सेल्स अपना काम करती हैं पंप करने का। जो हमारी लंग्स की सेल हैं वो रेस्पिरेशन का काम करती हैं। जो हमारी डाइजेशन की सेल्स होती हैं, स्टमक में सेल्स होती हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। हमारे जो ब्रेन में या अपर पार्ट में ब्रेन के रीजन में जो सेल्स होते हैं वो क्या, उनका मेमोरी का काम होता है, उनका अलग अलग काम होता है। इस बेसिस पे सेल के फंक्शन डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही सेल पे आ जाती है। यानी कि वो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है वही रेस्पिरेशन करेगा, वही एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेदार होगा, वही आपका डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही इंसान के ऊपर आ जाती है। जैसे कि कोई भी किसी भी परिवार में कोई एक जॉब करता हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर, जितना भी खर्चा आएगा उसके ऊपर। इसी तरह से जो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। इसीलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि कितना लंबा वो जिएगा। इसीलिए क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी जाती है, सिर्फ एक सेल के ऊपर, यही कारण होता है कि वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि वो बनते भी दोबारा जल्दी से हैं लेकिन उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। जबकि हमारी ह्यूमन बॉडी है 80 ईयर्स 60 ईयर्स, लेकिन ज़्यादा दिन तक जीते हैं। क्यों? कारण मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम बने हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं हम। इसका मतलब हम मोर देन 1 सेल से बने हुए हैं। अब बात आती है आगे चलने की। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि सेल ऐसी होती हैं, तो अब इनका कुछ काम भी होगा। काम क्या होगा? तो मैम मेम्ब्रेन क्यों लगाई गई, मैम ये साइटोप्लाज्म क्यों आया, ये न्यूक्लियस क्यों आया? तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा तो आपको पता चल गया होगा कि कंट्रोल करता है। तो ये मेम्ब्रेन क्यों आई? आप किसी भी चीज़ को लेकर के आओगे तो आप एक शीट में लेकर के आते हो या आप किसी पॉलीथीन में लेकर के आते हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सामान होता है तो इधर उधर बिखर जाएगा। आप कोई चीज़ रखते भी हो तो किसी चीज़ में कवर करके रखते हो या किसी चीज़ में कलेक्ट करके रखते हो। तो कलेक्शन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की आवश्यकता में पड़ती है, किसी भी पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ती है। वो जो पॉलीथीन या वो जो कवरेज होती है, वो जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसीलिए इसको हम लोग आउटर कवरिंग या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल कहते हैं। ये प्लांट्स में भी पाई जाती है, एनिमल्स में भी पाई जाती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में पाई जाती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म आता है।
ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये लिविंग फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आपको पता भी होगा क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं, जैसे राइबोसोम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो राइबोसोम भी इसी में पाए जाते हैं। जितने भी फंक्शन है इधर ही परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोटीन यहाँ से वहाँ इसी फ्लूइड के थ्रू पहुँचाया जाता है, प्रोटीन यहाँ से यहाँ इसी फ्लूइड के थ्रू पहुँचाया जाता है। जितने भी एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एनर्जी गिविंग, कुछ भी कोई भी काम होता है, कोई भी लाइफ प्रोसेस वाला काम होता है, इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। इसीलिए साइटोप्लाज्म का होना ज़रूरी है। जैसा कि हमने बताया कि ये लिविंग फ्लूइड होता है जो कि इनके लिविंगनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही कारण है कि ये लिविंग होती हैं। लिविंग होने के लिए लिविंग फ्लूइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैम क्या डेड सेल ही होती हैं, क्या लिविंग सेल ही होती हैं, डेड सेल नहीं होती हैं? होती हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको डिस्कवरी कि सेल आई कहाँ से, सेल का नाम किसने, जिक्र किसने किया। तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक डिज़ाइन कर लिया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप उनके पास आ गया था, यानी कि खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप उन्होंने बना लिया था। हम भी कुछ बना लेते हैं तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करना या सारी चीज़ें उसके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप से चीज़ें खोजनी शुरू करी। उन्होंने क्या लिया कि वो बाहर गए, उन्होंने देखा कि ट्री था और बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि जो खाल होती है, जो ब्राउन कलर की स्टेम होती है, उसकी जो खाल होती है उसको वो थोड़ा सा निकाल कर लेकर के आए और निकालने के बाद में उसको उन्होंने जूम करने अपने माइक्रोस्कोप जूम करके माइक्रोस्कोप से देखना चाहा। और देखने के बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ छोटे छोटे से रूम्स उन्हें दिखाई दिए। छोटे छोटे रूम कैसे, जैसे ये ऐसा कुछ, ये रूम पॉलीगोनल शेप के, जैसे कि आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे, उसी तरह से इनको स्ट्रक्चर दिखा। यही कारण था कि इन्होंने उसका नाम भी दे दिया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब का क्या मतलब होता है, हम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हम लोग हनी कॉम्ब बोलते हैं। यही कारण था उनको उसका स्ट्रक्चर उसके तरह दिखा, इसलिए उसको बोला हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और क्योंकि छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड थे तो उस कंपार्टमेंट को कह दिया इन्होंने कि छोटे छोटे स्मॉल रूम्स हैं। और स्मॉल रूम को लैटिन में सेल कहा जाता है। नाम वहाँ से आया स्मॉल रूम से कि नाम इसका रख देते हैं सेल। तो क्या ये मैम बायोलॉजी में भी सेल ही कहते हैं? नहीं, सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो रखा गया, इसीलिए द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी read about cell or the component of cell or anything about cell is termed as or is known as cytology। जिस भी ब्रांच साइंस के जिस ब्रांच में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको बॉटनी, जिसमें एनिमल्स की करते हैं उसको जूलॉजी, उसी तरह से जिसमें सेल की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं सेल की स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल नाम साइटो रखा गया है, लैटिन नाम सेल है। और सेल का लैटिन यानी कि हिंदी में अगर हम उसका मतलब या इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब निकालें तो उसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स, जो कि यहाँ स्मॉल रूम से आया था। आगे लेकिन एक बात थी, इन्होंने सेल खोज तो लिया था लेकिन डेड सेल खोजी थी, लिविंग सेल पर ये नहीं पहुँच पाए थे। दूसरे साइंटिस्ट आए कुछ दिन के बाद, उनका नाम था एंटोन वैन लीवेनहुक। उन्होंने खोजी सेल, लेकिन कौन सी? लिविंग सेल, डेड सेल नहीं, लिविंग सेल खोज ली। और वो थोड़ा सा अप्रिशिएटेड भी था। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी, तो वो सब लोग जानते थे कि हाँ सेल डेड तो होती हैं लेकिन लिविंग वो नई चीज़ थी सबके लिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सेल के बारे में खोज होती गई। आगे चल करके प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की पुरकिंजे ने, आगे चल करके राइबोसोम बना, सेल ऑर्गेनेल्स बने, मतलब बने तो पहले से थे, डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी कैसे हुई? राइबोसोम को किसी ने खोज करके निकाला, किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी, किसी ने नए नए सेल ऑर्गेनेल्स की, ऐसे ऐसे डिस्कवरी होती गई। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल कि कहाँ से ये नाम आया, कहाँ से ये शब्द सुनाई दिया और कैसे हमें पता चला कि सेल होती है। ठीक है, उसके बाद में हम जानना चाहते हैं कि एक आप में टॉपिक होगा ऑनियन सेल कैसी होती हैं। ऑनियन सेल, क्योंकि ये चीज़ सारे बच्चों के दिमाग में होती है कि मैम ऑनियन सेल, हम तो सेल ने तो बार्क ऑफ द ट्री चूज किया तो हमें ऑनियन ऑफ सेल का क्यों एक्सपेरिमेंट दिया जाता है? कुछ नहीं है, ऑनियन की जो पील होती है उसको निकाल लीजिए, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जब आप जो आपके लैब में माइक्रोस्कोप रखा होता है उस पर जूम करके देखेंगे आप
ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। डब्बे के ऊपर डब्बा, उसके बगल डब्बा, और उसके डब्बा और डब्बा ही डब्बा, और बीच में आपको एक पॉइंट रख देना है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। बस यही है ऑनियन सेल। ऑनियन सेल को एक्सपेरिमेंट की तरह आप जब देखेंगे या उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन आपका यही है। उसको आप जब जूम करके देखेंगे एक सेल निकाल करके, तो कुछ वो ऐसी दिखेंगी, और ऐसा दिखने में आपको ऐसा दिखने का मतलब है फिर जब आप इससे भी जूम करके जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और एक मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन ऑनियन सेल की जो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जो भी आप पिक्चर देखेंगे वो यही होगी। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किसके बारे में, सेल के बारे में। सो न्यूक्लियस, अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस का काम होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, न्यूक्लियस का काम होता है सारी चीज़ों को संभालने का, न्यूक्लियस सेंट्रल भी होता है, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि सारा ब्रेन का क्या वर्क होता है, मेमोरी का, सारा फंक्शन परफॉर्म करने का और सारी चीज़ें करने का। तो कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है इसके पास होता है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस का काम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग, ऊपर की कवरिंग, बचाने का काम इसका, लिविंगनेस इसके कारण, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसके कारण। आज का हमारा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था छोटा सा, वो यहीं तक का था। आगे हम कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए आइडिया के साथ, नए इनोवेटिव बायोलॉजी के साथ में। अगर आपको चैनल पसंद आया, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।